कहानी शुरू होती है डैनबी से, जो एक हाई स्कूल सीनियर है और अपने फाइनल ईयर में है। उसकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बस कुछ ही दिनों दूर है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो मैथ में बहुत कमजोर है। वो हमेशा मैथ की क्लास में सो जाती है, जिससे टीचर इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन उसे बोर्ड पर बुला लेता है। लेकिन हमेशा की तरह वो कुछ भी हल नहीं कर पाती। निराश होकर टीचर सबके सामने उसे डांटता है। जब वो घर लौटती है तो पढ़ाई को इग्नोर करके बस फोन चलाती रहती है और म्यूजिक सुनती है। उसकी माँ उसे देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर वो मैथ के सवाल भी वैसे ही याद करती जैसे गानों के लिरिक्स याद करती है तो अब तक जीनियस बन चुकी होती। वो मजाक में कहती है कि डैनबी ने ये मैथ में कमजोरी अपने पिता से पाई है, जो खुद भी इसमें खराब थे, और इस हालत में कोई यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन नहीं देगी। डैनबी को सबसे ज्यादा तब बुरा लगता है जब उसकी माँ टीवी चैनल बदलकर अपना फेवरेट हिस्टोरिकल ड्रामा लगा देती है। डैनबी हार मानकर कमरे से निकल जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी दोस्त उसे फिर याद दिलाती है कि ये उसका आखिरी मौका है कॉलेज में जाने का। अगर वो अब फेल हो गई तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा, कहीं जाने की जगह नहीं बचेगी। अगली सुबह डैनी देर से उठती है और भागते हुए घर से निकलती है, क्योंकि वो बड़े एग्जाम के लिए लेट हो रही होती है। उसकी माँ उसे जाते वक्त हौसला देती है और कहती है कि अपना बेस्ट देना ताकि वो अच्छे कॉलेज में जा सके। डैनी बहुत नर्वस होती है, खासकर मैथ सेक्शन को लेकर, लेकिन वो बस में बैठकर पढ़ने की कोशिश करती है जब तक वो एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच जाती। वो बस से कूदकर उतरती है और दौड़ने लगती है, लेकिन अपना छाता भूल जाती है। जैसे ही वो एग्जाम बिल्डिंग के पास पहुंचती है, डर उसे घेर लेता है। वो तैयार नहीं है। वो घबराने लगती है और सोचती है कि भाग जाए, बजाय इस डर का सामना करने के कि वो फेल हो सकती है। वो बारिश में बैठ जाती है, दिल भारी हो जाता है, चुपचाप, बस ये सोचते हुए कि काश वो गायब हो सकती। उसके सामने एक छोटा सा पानी का गड्ढा बन जाता है बारिश से। वो उसके पास जाती है और तभी कुछ अजीब होता है। वो देखती है कि कुछ लोग अजीब कपड़ों में खड़े हैं और बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 3 साल से बारिश नहीं हुई और लोग सूखे से मर रहे हैं। अचानक डैनी उस गड्ढे में गिर जाती है और डूबने लगती है, लेकिन मरने की बजाय वो उसी जगह फिर से निकलती है, लेकिन किसी और दुनिया में। वो कंफ्यूज हो जाती है और आसपास के लोगों से पूछने लगती है कि क्या ये कोई हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही है। राजा उसकी अजीब हरकत देखकर डर जाता है और चिल्लाता है कि क्या वो कोई दानव है। वो घबरा कर कहती है, नहीं, मैं तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। लेकिन उसका बोलने का तरीका उन्हें किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। अचानक गार्ड्स तलवारें लेकर उसे घेर लेते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है कि तलवारें असली हैं, वो घबरा जाती है और तुरंत बोल देती है, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। भगवान, कृपया बारिश भेजो। लोग उसके शब्दों को प्रार्थना की तरह दोहराते हैं, लेकिन जैसे ही सब सिर उठाते हैं, वो गायब हो चुकी होती है। वो पहले ही भाग चुकी होती है और तब तक भागती रहती है जब तक उसे एक जगह नहीं मिलती जहां धार्मिक कपड़े रखे होते हैं। वो खुद को मंदिर के पुजारी की तरह तैयार कर लेती है और राजा की सभा में चुपके से घुस जाती है। मीटिंग में राजा अचानक घोषणा करता है कि उन्हें अंधविश्वास छोड़कर विज्ञान और गणित सीखना चाहिए ताकि राज्य की समस्याएं हल की जा सकें। लेकिन मुख्य पुजारी विरोध करता है और कहता है कि ये खतरनाक है। गणित भी एक तरह का अंधविश्वास है और प्रकृति को समीकरणों से समझना असंभव है। वो कहता है कि असली वजह ये है कि स्वर्ग राजा से नाराज है और बारिश लाने के लिए राजा को रानी के साथ एक पवित्र अनुष्ठान करना होगा। डैनबी चिपके से वहां से निकल जाती है और अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन फिर से पकड़ ली जाती है। जब वो राजा का इंतजार कर रही होती है तो सोचती है कि शायद बारिश होते ही वो भाग सके, लेकिन राजा उसे चौंका देता है, ये कहकर कि 3 साल से बारिश नहीं हुई और सच कहें तो उसे डैनी पसंद नहीं आती। वो आदेश देता है कि उसे तुरंत मार दिया जाए। वो घबरा कर कहती है, कृपया रुको, मैं भविष्य से आई एक छात्रा हूँ और गलती से यहाँ आ गई हूँ। वो उसे इतिहास के बारे में समझाने की कोशिश करती है और जब वो काम नहीं करता तो जल्दी से कहती है कि वो गणित में बहुत तेज है। राजा को दिलचस्पी होती है और वो उसकी सजा टाल देता है और उसे साबित करने को कहता है। वो उसे पाइथागोरस थ्योरम का सवाल देता है। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, वो जल्दी से हल कर देती है। राजा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि उसके विद्वान इस तरह का सवाल हल करने में 3 दिन लेते हैं। उसी पल से सब उसे गोसम नाम के एक पुरुष विद्वान की तरह मानने लगते हैं। राजा उसे एक मिशन देता है, लोगों को गणित सिखाओ। अगर वो सफल होती है तो उसे घर लौटने दिया जाएगा। लेकिन पहला छात्र खुद राजा होता है और उसे जानकर झटका लगता है कि उसे गिनती तक नहीं आती। वो ध्यान से उसे शुरुआत से सिखाने लगती है, नंबर, जोड़, घटाओ और फिर गुणा तक। आखिरकार वो एक प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, एक दूसरे शहर के संगीतकार के खिलाफ। अगर डैनी हार जाती है तो उसे सजा मिलेगी। वो राजा को भी चुनौती देती है और गुस्से में उसे मार भी देती है जब वो गलत करता है। गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन राजा उन्हें रोक देता है और हंसकर टाल देता है। जब भी रानी आती है, वो सारे मैथ के कागज छुपा लेते हैं और दिखाते हैं कि वो संगीत का अभ्यास कर रहे हैं। एक दिन राजा देखता है कि डैनी भूखी है और उसे साथ खाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे खाना पसंद नहीं आता और वो उसे किचन में ले जाती है।
अपने बैग से सामान निकालकर वो उसे इंस्टेंट नूडल्स बनाकर देती है। उसे बहुत पसंद आता है, हालांकि वो बहुत तीखे होते हैं। जब वो उसे पानी देती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि उसे तीखापन अच्छा लग रहा है। अगली सुबह पूरा महल उसकी चीख सुनता है। जब डैनी उसे देखने जाती है तो वो देखती है कि उसने कान पर ताबीज बांधा है, ये सोचकर कि उसने उसे शाप दिया है। वो आंखें घुमाती है और कहती है, अरे सुपरस्टार, ये सिर्फ नूडल्स थे, कोई काला जादू नहीं। वो समझाती है कि ये सिर्फ मिर्च की वजह से हुआ। जब वो पूछता है पेट क्या होता है तो वो उसे पेट, आंतें और दिल के बारे में समझाती है। जब वो कहता है कि उसे दिल की धड़कन महसूस नहीं होती तो वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, एक दिन जब तुम किसी से प्यार करोगी खुद महसूस करोगे। वो उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो जाता है और उसे पूरे राज्य के विद्वानों को पढ़ाने को कहता है, सिर्फ गणित ही नहीं बल्कि विज्ञान और कृषि भी। उस रात वो उसे एक संतरा देता है और वो कैजुअली थैंक्स कह देती है, लेकिन वो नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे इसे 3 दिन तक संभाल कर रखना चाहिए था। वो हंसती है और कहती है, अरे ये तो बस संतरा है, इतना ड्रामेटिक मत बनो। बाद में वो दोनों महल के आंगन में गेंद खेलते हैं और वो उसे सालों बाद दौड़ने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन राजा अपनी होने वाली रानी के साथ बैठता है और बताता है कि उसे एक जादुई प्रेम औषधि दी जाएगी, लेकिन वो कटोरा डैनी के पास पहुंच जाता है। वो अजीब व्यवहार करने लगती है और महल में ही सो जाती है। जब वो उठती है तो बार बार माफी मांगती है, लेकिन राजा कहता है, कुछ नहीं हुआ, जाओ भूल जाओ। वो बाहर टहलने जाते हैं और राजा कहता है कि अगर वो अपना मिशन पूरा कर लेती है तो उसे उच्च पद और एक शाही घोड़ा मिलेगा, लेकिन वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बारिश होते ही मैं अपने दुनिया में वापस जाऊंगी। राजा कहता है, तो अब से मुझे राजा की तरह मत ट्रीट करो, हम बराबर हैं, आमने सामने। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। डैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर राजा का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया जाता है। उसे बांध दिया जाता है और यातना देने की तैयारी होती है, लेकिन राजा आकर उसे बचाता है और कहता है कि इस विद्वान के पास कीमती ज्ञान है। एक पुजारी मौका देखकर कहता है, ठीक है, फिर मैं इसका परीक्षण करूंगा, इसे 2 हफ्ते मिलते हैं, अगर तब तक बारिश नहीं हुई तो इसे मार दिया जाएगा। डैनी हार नहीं मानती, वो लगातार पढ़ाई करती है, गणनाएं करती है और महल का संगीतकार उसकी मदद करता है एक वर्षा मापक बनाने में। फिर अचानक आसमान से बारिश होने लगती है। डैनी खुशी से भर जाती है, लेकिन राजा को याद आता है कि उसने कहा था कि बारिश होते ही वो चली जाएगी। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसे रोते हुए पाता है। वो कहता है, तुम्हें अभी भागना होगा, मैंने सब तैयारी कर ली है, एक जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन वो सिर हिलाती है और कहती है, मैंने पूरी जिंदगी भागते हुए बिताई है, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। आगे वो कहती है, मैं यहाँ बस इसलिए पहुंची क्योंकि मैं अपनी ही दुनिया से भागने की कोशिश कर रही थी। उसी समय महल का संगीतकार, जो चुपचाप मुख्य पुजारी के साथ काम कर रहा था, वहां आ पहुंचा। पुजारी ने उसे आदेश दिया था कि वो उस विद्वान को मार दे, क्योंकि उसे लगने लगा था कि डैनी सच में भविष्य से आई हो सकती है। संगीतकार ने पुजारी से कहा, अगर ये सच है तो ये और भी खतरनाक है, हमें इसे खत्म करना होगा। संगीतकार डैनी को अपने साथ ले गया और उसे घोड़े पर बैठाकर जंगल की ओर तेजी से दौड़ाया। जब वे जंगल के अंदर पहुंचे तो उसने उससे कहा, मुझे काफी समय से पता है कि तुम लड़की हो, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूं, तुम्हारा राज मेरे पास सुरक्षित है। उसने समझाया कि ये सब जानबूझकर नहीं था, जो काम उसे मिला था वो असल में एक लड़के के लिए था और उसके पास उसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इधर महल में मुख्य पुजारी राजा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि डैनी ने जो कुछ भी सिखाया है उसे नष्ट कर देना चाहिए, खासकर वो नई लिखाई भाषा जो वो बना रही थी। उन्हें परंपरा पर टिके रहना चाहिए और उस लड़के के प्रभाव को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन राजा ये मानने को तैयार नहीं था। वो घोड़े पर बैठकर महल से निकल गया और उसे ढूंढने लगा। उधर जंगल में गार्ड्स आखिरकार डैनी और संगीतकार तक पहुंच गए। संगीतकार ने उसे भागने का मौका दिया और खुद उनके सामने खड़ा हो गया, उनसे लड़ते हुए। तभी रानी खुद वहां आ पहुंची। उसके पैरों से खून बह रहा था। वो इतनी दूर दौड़कर आई थी बस उन्हें ढूंढने के लिए। डैनबे सड़क पर आगे बढ़ती रही जब तक वो एक मोड़ पर नहीं पहुंची, जहां उसे समझ नहीं आया कि किस तरफ जाए। तभी उसे राजा की एक बात याद आई कि सूरज जोसन की घड़ी है, तो उसने सूरज की रोशनी का पीछा किया और आखिरकार समुद्र तक पहुंच गई। और वहां राजा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उस रात वो दोनों साथ बैठकर तारों को देख रहे थे। उसने उससे कहा, भविष्य में हमें ऐसे तारे नहीं दिखते, बस सबसे चमकीले वाले ही दिखते हैं। राजा ने जवाब दिया, अभी देखो, तुम वही तारे देख रही हो जिन्हें तुम देखना चाहती हो, लेकिन अगर तुम रुककर ध्यान से देखो तो तुम्हें और भी तारे दिखने लगेंगे। वो तारे हमेशा से वहीं थे, बस तब तक नहीं दिखे जब तक तुमने उन्हें देखना नहीं चाहा। दिल जो चाहता है आंखें वही देखती हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राजा ने अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वो एक नई आसान भाषा बनाना चाहता है ताकि आम लोग भी पढ़ लिख सकें, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपनी भविष्य की मुद्रा निकाली और देखा कि उस पर राजा का चेहरा छपा हुआ है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सच में सफल होगा।
जब राजा महल लौटा तो उसने घोषणा की कि अब से जो लोग जनता की अच्छी सेवा करेंगे उन्हें वेतन दिया जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि मुख्य पुजारी भी सहमत हो गया। उसने कहा कि जो भी लोगों का भला करे उसे इनाम मिलना चाहिए। तुम गोअम के बारे में क्या सोचते हो? उसने पूछा। लेकिन दरबार में कोई और सहमत नहीं था। सबका मानना था कि गोसम को देश निकाला दे देना चाहिए या मार देना चाहिए। फिर भी डैनी चुपके चुपके राजा को सब कुछ सिखाती रही, गणित, लिखाई और तर्क, बिना पुजारियों को पता चले। एक दिन महल में चलते हुए उसने रानी को छिपकर खाते हुए देखा। उसे ज्यादा खाने से मना किया गया था ताकि वो मोटी ना हो जाए और उसकी खूबसूरती खराब ना हो। डैनबे ने उसे अपने इंस्टेंट नूडल्स ऑफर किए। रानी ने उन्हें स्वीकार किया और खाते खाते दोनों बातें करने लगे। उसी पल से वो दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद रानी राजा के पास गई और उसे बताया कि उसे सब पता है। उसने ये बात रानी माँ को भी बता दी थी क्योंकि डैनी को उसकी रखेल बनने वाला था। अचानक डैनी खुद को एक अजीब तैयारी में पाती है। महल की नौकरानियां उसे सजा रही थी और मेकअप कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे राजा के साथ दोपहर बिताने के लिए तैयार किया जा रहा है और वो उसकी पहली स्त्री बनने वाली है। जैसे ही उसे सच्चाई समझ आई, वो घबरा गई और वहां से भाग गई। एक नौकरानी ने तुरंत राजा को खबर दी कि वो भाग गई है। राजा उसे ढूंढने निकला और आखिरकार उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में खींच लिया। डैनी चिल्लाई, तुमने कहा था हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। राजा हंसकर बोला, 19? इसका मतलब तुम कम से कम 3 साल से वयस्क हो, अब तुम बच्ची नहीं हो। और वैसे भी मुझे काफी समय से पता था कि तुम लड़की हो, मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है ना। लेकिन आज रात तुम्हें यहाँ रहना होगा, सब देख रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। असल में मेरी माँ बहुत जिद्दी है, उसे कोई आसानी से मना नहीं सकता। अगली सुबह डैनी संगीतकार से मिलने गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में भविष्य में वापस जाना चाहती हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल उलझन और शक से भरा हुआ था। वो बस चुपचाप जाकर अकेले बैठ गई। थोड़ी देर बाद रानी आई और बोली कि कोई उससे मिलना चाहता है। जब डैनी महल में गई तो वो रानी माँ के सामने खड़ी थी, जो बिल्कुल उसकी असली माँ जैसी दिखती थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और किसी को समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रही है। उस रात वो जोसन की नई खगोलीय प्रणाली देखने गई, जिसे बनाने में उसने खुद मदद की थी। इससे राज्य सही तरीके से दिन और महीनों की गणना कर सकेगा। फिर राजा उसे कुछ और दिखाने ले गया। उसने 28 अक्षरों की एक नई वर्णमाला बनाई ताकि हर कोई पढ़ लिख सके, सिर्फ विद्वान ही नहीं। जब वो दोनों महल के बीच पहुंचे तो उसने उसे एक खास कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर उसने उसके सिर पर शाही हेयरपिन लगाया, जो शादी का प्रतीक था, और उससे हमेशा उसके साथ रहने को कहा। डैनबे रोने लगी और बोली, मैं नहीं कर सकती। मैंने खुद से वादा किया था कि बारिश होते ही वापस जाऊंगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है और उसे मुझ पर भरोसा है। राजा ने धीरे से कहा, तो जाओ, उससे मिलो और वापस आ जाओ, हम यहीं साथ रहेंगे। लेकिन उसने फिर मना कर दिया। राजा गुस्सा हो गया और बोला, तुम सही कहती हो, भविष्य इससे बेहतर है, इस जोसन से जो बीमारियों और मुश्किलों से भरा है। जो करना है करो। और वो गुस्से में वहां से चला गया, दिल टूटा हुआ। वो वहीं खड़ी रही, तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गई। किसी ने उसे तलवार से घायल कर दिया और पूरे महल में आग लगा दी। जब राजा को पता चला तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आग के बीच से उसे बचाया। अगले दिन उसने अपने सहायक को बुलाया और कहा, प्राचीन ग्रंथ कल रात गायब हो गया। उसने पुजारी पर चोरी का आरोप लगाया। राजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें यह भी नहीं सिखाया गया कि अपराध करने के बाद सबूत मिटा देने चाहिए? फिर राजा ने डैनी से पूछा, क्या यही आवाज थी जो तुमने सुनी थी? उसने सिर हिला दिया। पता चला कि उसके बैग में रखी किताब ने उसे तलवार के वार से बचा लिया। राजा गुस्से में पुजारी से बोला, तुम जानते थे कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? पुजारी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि अगर ये नई भाषा फैल गई तो लोग खुद सोचने लगेंगे। इससे अराजकता फैलेगी और राज्य बर्बाद हो जाएगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे उस अव्यवस्था से डर लगता है जो भविष्य को बर्बाद कर देगी। राजा ने जवाब दिया, चाहे तुम रोकने की कोशिश करो, मैं ये नई लिखाई बनाऊंगा। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो लोगों के सपनों को सच करे। हमें उस भविष्य से क्यों डरना चाहिए जिसे हम खुद भी देख नहीं पाएंगे? लेकिन पुजारी नहीं माना। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, कृपया मुझे सजा दे दो और इसे खत्म कर दो। तभी आसमान काला हो गया और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। डैनी महल में सबको आखिरी बार अलविदा कहने लगी। राजा ने पूछा कि क्या वो उसके साथ आखिर तक चल सकता है। वो दोनों साथ चलते हुए समुद्र किनारे पहुंचे। वहां डैनी उसी तालाब में गई जिसमें वो पहले गिरी थी और खुद को फिर से उसमें डुबो दिया। कुछ ही पलों बाद वो वापस अपनी दुनिया में आ गई। उसने चारों ओर देखा और समझा कि सिर्फ कुछ ही सेकंड बीते हैं, अभी भी एग्जाम देने का समय था। वो पूरी ताकत से भागी और एग्जाम हॉल पहुंची, जहां उसका टीचर इंतजार कर रहा था।
एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो चुका था। वो जल्दी से अपनी सीट पर बैठी और पेपर देने लगी। उस दिन बाद में वो घर लौटी और अपनी माँ को इंतजार करते हुए पाया। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। डैनी पूरी तरह बदल चुकी थी, उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ। उसने अपने सफर से लोगों और चीजों की असली कीमत समझ ली थी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन जब वो स्कूल से बाहर निकली तो अचानक फिर से बारिश होने लगी। तभी किसी ने उसके सिर पर छाता रख दिया। उसने ऊपर देखा, वो चेहरा बहुत जाना पहचाना था। वो बिल्कुल जोसिन के राजा जैसा दिख रहा था, लेकिन वो बस मुस्कुराया और बोला, हम बहुत पहले बस में मिले थे, तुमने अपना छाता गिरा दिया था। और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।